हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो हिंदी साहित्य की 1000 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की थी उसकी ये क्लास नंबर 3 है। पिछली क्लासों में हमने 50-50 सवाल किए थे, लेकिन कुछ साथियों की मांग थी कि क्लास को थोड़ा लॉन्ग किया जाए ताकि रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो सकें। तो इस क्लास में हम 100 सवाल करेंगे पूरे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 101, पद्मावत का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है इसके, पद्मावत और अखरावट। ये 2 रचनाएं हैं और इनके लेखक हैं जयसी जी। ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? 4 ऑप्शन है इसके। रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसको माना है? तो माना है कुतुबन को। 20 का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 103 देखते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। प्रश्न नंबर 103 है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन है इसके। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में विठलनाथ वल्लभाचार्य जी के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? 4 ऑप्शन है इसके। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? 104 का राइट आंसर होगा पुष्टि मार्गीय भक्ति। 20 का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 देख लेते हैं। ये एक पंक्ति दे रखी है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से थोड़ा एलिमिनेट करेंगे। इसमें मलुका आ रहा है तो ये मलुक दास जी की पंक्ति है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 देख लेते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, रामानंद, शंकराचार्य, नानक देव। कबीर किसके शिष्य थे? 106 का राइट आंसर हो जाएगा रामानंद जी के। 20 का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 107 देखते हैं। चंदायन किस लेखक की रचना है? चंदायन किस लेखक की रचना है? 107 का राइट आंसर हो जाएगा चंदायन है मुल्ला दाऊद जी की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। 108 है, ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? बताना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा कल्लोल कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109 है, किस रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? आनंद रामायण, राघवोल्लास, अध्यात्म रामायण या वाल्मीकि रामायण? 109 का राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110 है, जानकी हरण का रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन से इसके बताना है जानकी हरण का रचयिता कौन है। 110 का राइट आंसर हो जाएगा कुमार दास। जानकी हरण का रचयिता है कुमार दास। प्रश्न नंबर 111 है, रज्जब, सुंदरदास, प्रयागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? 111 का राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ के। दादू पंथ बी राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। रामलला नहचू किसकी रचना है? 4 ऑप्शन से बताना है राइट आंसर। रामलला नहचू किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास जी। ये राइट आंसर होगा इसका, तुलसीदास जी की रचना है रामलला नहचू। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। विद्यापति जी का जन्म कहाँ हुआ था? विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति बिहार से बिलोंग करते थे। 114 का राइट आंसर। 114 देखते हैं, प्रश्न नंबर, किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? 114 का राइट आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय का। सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 देखते हैं। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की, प्रेमा भक्ति, पुष्टि मार्गी या रागानुभक्ति? तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है और सूरदास जी की है साख्य भाव की। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 है, अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? रामानंद, निम्बार्क, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य? प्रश्न नंबर 116 का राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 है, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? गीता, महाभारत, रामायण या भागवत? प्रश्न नंबर 117। तो भक्ति का जो प्रस्थान ग्रंथ है वो भागवत है, श्रीमद् भागवत। प्रश्न नंबर 118 है, ये एक पंक्ति है, मैं कहता आखन देखी तू कहता कागज लिखी, कहने वाले भक्त कवि कौन है?
तो ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स, ये है कबीरदास जी की। इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 119 देखते हैं। प्रश्न नंबर 119 है, भक्तन को कहाँ शीघ्र सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। पूरी पंक्ति है किस कवि की? ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 119, तो ये जो पंक्ति है ये कुंभनदास जी की है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? 120 का राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण से। अगला प्रश्न देखते हैं, 121 है, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं रखता है? 3 इसमें अष्टचाप के कवि हैं और 1 नहीं है, तो वो है केशव दास जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 देखते हैं। तुलसीदास के द्वारा विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या मैथिली? तो तुलसीदास जी के द्वारा जो विनय पत्रिका की रचना है वो की गई थी ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका, ब्रजभाषा, इस तरह से बात से याद रख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 123 देखते हैं। केशव की किस रचना की गणना लक्ष्य ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? रतन बावनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका या कवि प्रिया? 123 का राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रिया। प्रश्न नंबर 124 देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इन दोनों के लेखक हैं गोकुलनाथ। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 है, 12वें रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास, नरहरि बापट, केशवदास या प्राणचंद्र चौहान? 125 का राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी की। 12वें रामायण तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 126 है, कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? 4 ऑप्शन है इसके। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? 126 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गीत गोविंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 127 है, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? सूरदास जी जो है उनके संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ कौन सा है, ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 127 में। तो इसका राइट आंसर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 128 है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणवाद, नाथपंथ, निर्गुणवाद या सूफी मंथ? नामदेव जो है उनका संबंध किस प्रवृत्ति से है? 128 का राइट आंसर हो जाएगा निर्गुणवाद से। सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 129 है, परित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न नंबर 129, इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 130 है, किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? 4 धाराएं दे रखी है इसमें, किसके अंतर्गत जो है मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? 130 का राइट आंसर होगा संत काव्यधारा। डी राइट आंसर होगा। 131 प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह के पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छ प्रेम का निरूपण किया गया है? 131 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सूफी काव्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 132 है, कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, तुलसीदास या मीराबाई? कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? 132 का राइट आंसर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, 133 है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूं पुर को डारी ताजी डारो, इस पंक्ति की रचना किसने की है? 133 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसकी रचना की है रसखान जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 134 है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी या ब्रजभाषा? 134 का राइट आंसर होगा अवधी में। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत की जो रचना है वो अवधी भाषा में की है। प्रश्न नंबर 135 देखते हैं, मीरा भाई की भक्ति किस भाव की है? तो मीरा भाई की जो भक्ति है फ्रेंड्स 135 का राइट आंसर हो जाएगा वो माधुर्य भाव की है। तुलसीदास की जो है वो दास्य भाव की है, सूरदास की साख्य भाव की है और मीरा भाई जी की वो माधुर्य भाव की है। प्रश्न नंबर 136 देखते हैं, जाके प्रिय न राम बेदही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? इसके 4 ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 136 का राइट आंसर बताना है।
इसका राइट आंसर होगा विनय पत्रिका, सी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 137 है, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता था? सूरदास, श्रीधर पाठक, रसखान या सत्यनारायण कविरत्न। प्रश्न नंबर 137 का राइट आंसर होगा सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 138 है, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कौन था? रज्जव, दरिया साहब, सुंदरदास या दादू दयाल। संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित जो थे वो थे सुंदरदास जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 139 है, दुल्हिन गावहूँ मंगल चार पद किस के द्वारा रचित है? 4 ऑप्शन है, 139 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कबीरदास जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 140 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5, 12, 8 या 7। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 140 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा 7 कांड है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 141 है, मानुष प्रेम भय बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? मानुष प्रेम भय बैकुंठी 141 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 142 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? 142 का राइट आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार किसका करना है? पूरे विश्व का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 143 है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास, चिंतामणि, बोधा या ठाकुर। कठिन काव्य का प्रेत जो कहा जाता है वो कहा जाता है केशवदास जी को। का से कठिन और का से केशव, ये आप एलिमिनेट करके याद रख सकते हैं। 144 है, आगे के कवि रोजे ही तो कविताई, न तो राधिका कनाई, सुमरन को बहानू है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? प्रश्न नंबर 144 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा भिखारी दास जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 145 है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम जी की है? सुजान चरित, कवि प्रिया, ललित ललाम या जगत विनोद। मतीराम जी की इनमें से कौन सी रचना है? 145 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ललित ललाम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 146 है, मोहितो मेरो कवित्व बनावत के कवि कौन है? मतीराम, चिंतामणि, रसलीन या घनानंद। प्रश्न नंबर 146 का राइट आंसर होगा घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 147 है, सुजान चरित किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है इसके। सुजान चरित किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा सूदन की। सुजान के पैर क्या हो गए? सूज गए। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 148 है, कवि कुलकल्प तरु किसकी रचना है? चिंतामणि की, देव की, केशव की या मतीराम की। कवि कुलकल्प तरु किसकी रचना है? 148 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा चिंतामणि जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 149 है, रीति मुक्त कवि कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारी दास या चिंतामणि। रीति मुक्त कवि कौन है? 149 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा घनानंद। रीति मुक्त कवि हैं घनानंद जी। प्रश्न नंबर 150 है, अमीय हलाहल मद भरे श्याम श्वेत, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। उपरोक्त दोहा किस कवि का है? बिहारी, रसलीन, ठाकुर या रसखान। 150 का राइट आंसर होगा ये रसलीन जी का दोहा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 151 है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबद्ध नहीं है? 4 ऑप्शन है इसके। प्रश्न नंबर 151 का राइट आंसर होगा बिरह बारिश। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 152 है, इनमें से कौन कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा? इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ है फ्रेंड्स, ये लक्ष्मण आ रहा है इसमें, ये लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? मतीराम, चिंतामणि, भूषण और घनानंद। 152 का बताना है राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है घनानंद जी ने। प्रश्न नंबर 153 देखते हैं, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? सेनापति, घनानंद, भिखारी दास या जानकवि। रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? इसका राइट आंसर बताना है 153 का। इसका राइट आंसर होगा सेनापति।
प्रश्न नंबर 154 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तंत्रीनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। प्रश्न नंबर 154 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा बिहारी दास जी। बिहारी दास जी के दोहे काफ़ी दमदार हैं। प्रश्न नंबर 155 देखते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी उक्ति है? बोधा ठाकुर घनानंद या आलम। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। प्रश्न नंबर 155 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा घनानंद। प्रेम को मार्ग कैसा है? तो घना सीधा है, यह सूधो है। इस तरह से याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 156 है। मैं तो इसी तरह से याद रख सकती थी, इसीलिए मैं अपनी वाली टीका आपको शेयर कर रही हूँ। प्रश्न नंबर 156 है। ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 156 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा सेनापति जी जो हैं ये ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 157 है। स्वच्छंद प्रेम का निर्बद्ध गायक कौन है? स्वच्छंद प्रेम का निर्बद्ध गायक कौन है? वृंद, आलम, बिहारी या मतीराम। प्रश्न नंबर 157 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा आलम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 157 है। देखन में छोटे लगे घाव करें रचनाओं में चरितार्थक किया गंभीर। इस उक्ति को ये उक्ति किस कवि की है? ठाकुर, देव, बोधा या बिहारी। प्रश्न नंबर 158 का राइट आंसर होगा ये बिहारी जी की पंक्ति है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 159 है। मतीराम की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है? रसराज है, व्रतकौमुदी, छंदसार या अलंकार पंचासी। 159 का राइट आंसर होगा रसराज। मतीराम की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ जो है वो रसराज है। प्रश्न नंबर 160 देखते हैं। काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? काव्य निर्णय जो ये ग्रंथ है ये किस कवि का है? 4 ऑप्शन से इसके बताना है राइट आंसर 160 का। इसका राइट आंसर होगा ये भिखारी दास जी का है। निर्णय लेने में भिखारी अच्छे होते हैं, इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। याद ही तो रखना है एक तरह से। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बताना है 161 का राइट आंसर कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। इसका राइट आंसर होगा 713 दोहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 162 है। गेय पदों की रचना कौन सी है? सूरसागर, काव्य मंजरी, कवि प्रिया या बिहारी सतसई। गेय पदों की रचना कौन सी है? 162 का राइट आंसर होगा सूरसागर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 163 है। काव्य की रीति सिख्यो सो कभी नहीं सो यह पंक्ति किस कवि की है? चिंतामणि, मतीराम, भूषण या भिखारी दास। प्रश्न नंबर 163 है। इसका राइट आंसर होगा भिखारी दास। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 164 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन या समय सीमा क्या है? बताना है इसका राइट आंसर 164 का, तो 1643 से 1843 इसका राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है 1643 से 1843। प्रश्न नंबर 165 देखते हैं। इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्ति, जीवितम, छत्र प्रकाश, पंचाध्यायी, गोपी पचीसी। 165 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा वक्रोक्ति जीवितम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 166 है। शिवा बामनी के रचयिता कौन है? शिवा बामनी के रचयिता हैं गोविंद सिंह, भूषण, आलम या मंडन। प्रश्न नंबर 166 का राइट आंसर होगा भूषण। शिवा बामनी के रचयिता भूषण हैं। प्रश्न नंबर 167 है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? मिश्र बंधुओं ने, राम कुमार वर्मा जी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 167 का राइट आंसर होगा मिश्र बंधुओं ने। अलंकृत किसको करना है? मिश्र बंधुओं को। इस तरह से याद रखना है। प्रश्न नंबर 168 है। इश्कनामा किसकी कृति है? आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की है, द्विजदेव की है। प्रश्न नंबर 168 इसका राइट आंसर होगा बोधा जी की। इश्कनामा बोधा जी की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 169 देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबद्ध नहीं है? चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर या बिहारी। कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबद्ध नहीं रखता है? 169 का राइट आंसर होगा बिहारी।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 170 है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 170, इसका राइट आंसर होगा ये केशव दास जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 171 है, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? इनमें से इन चारों में से कौन से कवि ऐसे हैं जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है? 171 का बताना है राइट आंसर, तो वो है लाल कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, 172 है, किस कवि की कविता की हृदय वेदिता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर की तरह कहा गया है? बिहारी, घनानंद, देव या पद्माकर? प्रश्न नंबर 172 का राइट आंसर होगा बिहारी दास जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 173 है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि, श्रीधर या ग्वाल या मंडन? प्रश्न नंबर 173, इसका बताना है राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 174 है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? चिंतामणि की, देव की, भारतेंदु की या बालकृष्ण शर्मा नवीन की? प्रश्न नंबर 174 का राइट आंसर होगा ये देव जी की रचना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 175 है, सुजान विनोद किसकी रचना है? देव, चिंतामणि, घनानंद या पद्माकर? 175 का राइट आंसर है सुजान विनोद जो है वो देव जी की रचना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 176 है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? चार ऑप्शन से इसके बताना है बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है। 176 का राइट आंसर है गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 178 है, 77 कुंदन को रंग फीको लागे, पंक्ति किसकी है? रसलीन, वृंद कवि, मतीराम या आलम? कुंदन को रंग फीका लागे, बताना है इसका राइट आंसर 177 का, इसका राइट आंसर है मतीराम। कुंदन का मतलब सोना, तो फ्रेंड्स मतीराम जिसकी मती मारी जाती है उसको कुंदन का रंग भी फीका लगने लगता है। प्रश्न नंबर 178 इस तरह से इसको याद रखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, मीराबाई, रसखान या रहीमदास? मेरे दो गिरधर गोपाल, तो ये है मीराबाई जी की। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 179 देखते हैं, कवितावली के रचयिता कौन है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई या तुलसीदास? कवितावली के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा कवितावली के रचयिता हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 180 है, हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? 180 का राइट आंसर बताना है, तो वह आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार होने चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 180 का सी राइट आंसर है। 181 देखते हैं, आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया है? नवलेखन काल, जागरण काल, जागरण सुधार काल या पुनर्जागरण काल? 181 का राइट आंसर होगा पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 182 है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने खंडों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर होगा गद्य खंड और काव्य खंड, डी इसका राइट आंसर होगा, 2 खंडों में बांटा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली है? आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली है? 4 ऑप्शन से बताना है। 183 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा ने, ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली है। प्रश्न नंबर 184 है, आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है, बताना है। 184 का राइट आंसर, तो इसको दी गई सुधार काल की संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, 185 है, आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? आधुनिक काल की प्रारंभिक समय सीमा क्या मानी गई है? 195 का राइट आंसर बताना है। एक मिनट, 185 है, सॉरी, ये है 195 आ गया है। 185 का राइट आंसर बताना है, तो 1850।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 186 है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रेजरसन, रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है? प्रश्न नंबर 186। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 187 है, आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा, आज्ञेय या नंद दुलारे वाजपेयी? आधुनिक साहित्य 187 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 188 है, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ है? 188 का राइट आंसर बताना है कि आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय चेतना का। बी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 189 है, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर, रामकुमार वर्मा, आज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी? 189 का राइट आंसर होगा आज्ञेय जी। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 190 है। हाँ, भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन कवि सम्मिलित नहीं था? ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद, राधा कृष्णदास या श्रीधर पाठक? प्रश्न नंबर 190। तो 190 का राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 191 है, हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्रीधर पाठक? हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? 191 का राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक प्रथम राष्ट्रवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 192, किस कवि को आधुनिक साहित्य का बापू कहा गया है? प्रश्न नंबर 192 है, किस कवि को आधुनिक साहित्य का बापू कहा गया है? बताना है राइट आंसर 192 का। तो ये है सियाराम शरण गुप्त और ये मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 193, पावस पचासा तथा सुकवि सतसई का रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, बताना है 193 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास जी। 193 का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 194, इनमें से कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या भारतेंदु हरिश्चंद्र? कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? 194 का बताना है राइट आंसर। तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 195 है, मौर्य विजय का रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन हैं, बताना है मौर्य विजय का रचयिता। प्रश्न नंबर 195 का राइट आंसर होगा, ये भी सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा मौर्य विजय लिखी गई थी। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 196, किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ापाणी कहा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या तारा पांडे? 196 का राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 197 है, प्रकृति के सुकुमार कवि किस कवि की को कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि तो कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। प्रकृति का सुकुमार कवि, सुकुमार और सुमित्रा इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? तो छायावाद के प्रवर्तकों में जो गणना की जाती है वो की जाती है मुकुटधर पांडे जी की। ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 199 है, यामा किस रचनाकार की कृति है? यामा 4 ऑप्शन है, यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 200 प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। 200 का राइट आंसर होगा ए। प्रेम ज़्यादातर इनकी रचनाओं में प्रेम ज़्यादातर आता है, ये याद रखने वाली बात है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें कुल हमने 100 प्रश्न किए हैं। आपने 100 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।